हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन JOIT 939 पर बेस्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कंप्लीट सीरीज चल रही है जहां पर हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, और साथ ही साथ उन टॉपिक्स पर भी बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हैव अ लुक। तो देखिए, साथ ही साथ हम आपको ये भी यहां पर बताते चले कि JOIT बैच के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट बैच है जो आपके लिए लॉन्च किया गया है। इस बैच की देखिए खास बात क्या है। एग्जामिनेशन में अक्सर क्या होता है कि हमारी तैयारी तो अच्छी होती है, लेकिन जब रिजल्ट आउट होता है, जब मार्क्स पता चलते हैं, तो लगता है कि 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर और होते तो सिलेक्शन हो गया होता है ना। इतना ही कम पड़ता है सिर्फ। वो इसलिए होता है क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ होता है, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है। जहां पर आसान आसान क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हो, चाहे वो एक्सेल के क्वेश्चन हो, चाहे MS ऑफिस के क्वेश्चंस हो, या HTML CSS जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन हो, है ना। ये एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पर आपकी वीकनेस आती है, जहां पर आप बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं अपने आप को। तो अगर आप बिल्कुल एडवांस लेवल बेसिक से लेकर पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए है। आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपके सामने गिवन है। PDF भी अवेलेबल है, वीडियो कोर्स है परफेक्ट, तो वीडियोस भी हैं और PDF भी है। 60+ आवर का ये आपका कंप्लीट कोर्स है। यहां पर कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक बाय लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप एनरोल करेंगे। एनरोल करने के बाद जितना भी स्टफ है, जितनी भी वीडियोस हैं और PDF हैं, वो वाया मेल आपकी मेल आईडी पर आ जाएंगी। तो वो मेल जो आप रजिस्ट्रेशन टाइम पर एंटर करेंगे, उसी मेल आईडी पर आपको सारा स्टफ प्रोवाइड होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। हैव अ लुक। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, जिस पर आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, अब ये रहा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो। टेबल रो में सेल को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है HTML में। फिर से, क्रिएट अ सेल यानी HTML की मदद से आपको क्या करना है, एक सेल को क्रिएट करना है। अब सेल को कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, क्रिएट तो करते हैं रोज और कॉलम्स को, है ना। सेल को हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम रोज और कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। जब हम एक पार्टिकुलर सेल में डेटा को एंटर करवाते हैं तो वो सेल क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब यहां पर सेल क्रिएट करने का मतलब है कि सेल के अंदर डेटा को इनपुट करवाना, सेल में डेटा को ऐड करवाना। और इसके लिए जो टैग यूज होता है वो कौन सा है, दैट इज TD। कौन सा यूज होता है, TD टैग। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो TD टैग याद रखिएगा, क्रिएट अ सेल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टैग इंपॉर्टेंट है। तो TD टैग यूज होता है टेबल डेटा इन अ सेल, जिसकी हमने बात कर ली। फिर है TR। TR का मतलब होता है टेबल रो। टेबल में रो के लिए TR हो गया, और टेबल का अगर हेडर सेट करना है तो उसके लिए TH, है ना। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो TD क्या हो गया, क्रिएट अ सेल नंबर 1। TR क्या हो गया, टेबल रो। और TH हो गया जो एक पार्टिकुलर टेबल है उसकी हेडर को सेट करने के लिए। क्या ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू एड अ टूल टिप टू एन HTML एलिमेंट। कह रहा है HTML एलिमेंट में टूल टिप को कैसे ऐड करेंगे। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि टूल टिप होता क्या है। आप लोग ने देखा होगा कई बार जब किसी मेन्यू पर आप क्लिक करते हैं या मेन्यू पर माउस ओवर करते हैं तो वहां पर एक पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस लिख कर आ जाते हैं। जैसे सपोज करिए आपको नेम अपना फिल करना है,
तो एक बॉक्स के ऊपर जैसे ही आपने माउस के कर्सर को या पॉइंटर को लेकर गए तो वहां पर एक माउस ओवर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख कर आते हैं, जैसे राइट योर नेम। ईमेल आईडी वाले बॉक्स पर लेकर गए तो लिख कर आया राइट योर मेल आईडी। तो उसी को बोलते हैं हम लोग टूल टिप। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि HTML एलिमेंट में हम टूल टिप को कैसे ऐड करते हैं, यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, यूजिंग टिप एट्रीब्यूट, यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट या यूजिंग SRC एट्रीब्यूट। करेक्ट आंसर बनेगा बाय यूजिंग द टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट की मदद से HTML में हम लोग किसी टूल टिप को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल भी बताया है। टूल टिप को ऐड करने पर क्या होता है, जैसे ही आपने माउस होवर किया या माउस ओवर किया किसी भी एक पार्टिकुलर मेन्यू पर या टैब पर, तो जो इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आपने लिखी होती है ना, वो डिस्प्ले हो जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, which HTML tag is used to insert a horizontal line in an HTML document? एक HTML डॉक्यूमेंट में एक क्षैतिज लाइन के निवेशन के लिए कौन सी HTML टैग उपयोग किया जाता है? अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कौन सा टैग यूज होगा? बहुत आसान है। OL का बिल्कुल नहीं। OL होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, नाम से ही पता चल रहा है, और LI का यूज होता है लिस्टिंग के लिए, है ना, ऑर्डर्ड लिस्टिंग है या अनऑर्डर्ड लिस्टिंग है, तो मेन टैग क्या होता है? LI। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा HR इज द करेक्ट वन। तो हमने यहां पर आपको दिखाया भी है कि जब हम HR का यूज करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, द HTML एंटिटी टू इंसर्ट अ लेस देन सिंबल इन HTML डॉक्यूमेंट इज। अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट में लेस देन सिंबल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बताइए? $LT, $LT, एंड LT के थ्रू या %LT के थ्रू, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो अगर हमें लेस देन लगाना है तो इसका मतलब लेस देन की जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी? L और T होगी। तो LT तो सब में दिया हुआ है ना, आप फंस गए। अब यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल देखिए, करेक्ट आंसर बनेगा $LT। ये यूज किया जाता है किस पर्पज से? फॉर दी लेस देन सिंबल। सेम $GT का भी यूज करते हैं ग्रेटर देन के लिए, और इक्वल्स टू के लिए हम लोग एंड इक्वल्स टू का यूज करते हैं, यानी एम्परसेंड इक्वल्स टू का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, LT मतलब होता है लेस देन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि LT का मतलब क्या है ना, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। GT का मतलब क्या होता है? तो ग्रेटर देन, लेस देन, और एम्परसेंड यानी एंड सिंबल का यूज करते हैं हम लोग इसके साथ में। क्लियर है? और इक्वल्स टू वाला केस भी याद रखिएगा, दैट इज एंड इक्वल्स टू देन सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन सबके साथ में लगता ही लगता है। नेक्स्ट देखिए, एन HTML कमेंट इज इनक्लोज्ड इनसाइड। HTML में जो कमेंट है वो किसमें बंद होता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि कमेंट का मतलब होता क्या है HTML में? कमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन जो हम ब्राउजर को दे रहे हैं, या आप कह सकते हैं कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन जो हम कोडिंग को दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन ब्राउजर पर डिस्प्ले ना हो। द इंस्ट्रक्शन, द लाइन विच इज नॉट बीन डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड कमेंट। तो कमेंट हम लिखते क्यों हैं? कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे बाद, अगर हमने सपोज करिए कि एक वेब पेज डिजाइन किया, हमारे बाद में कोई दूसरा आकर उसी वेब पेज पर काम करना चाहता है, तो उसे पता हो कि इसको किसने डेवलप किया था, किस डेट में डेवलप किया था, है ना, और उस पर्सन के बारे में या उस जो कोडिंग है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना। तो इसके लिए हम लोग कमेंट टैग का यूज करते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट वन, विच इज यूज्ड फॉर द कमेंट पर्पस। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर, आजकल HTML5 जो HTML का वर्जन है लेटेस्ट, वो कौन सा है? HTML5 है ना, वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज देखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हेड ओपन हुआ है और यहां पर लिख दिया गया है कमेंट सेक्शन में,
डॉक्यूमेंट हेडर स्टार्ट्स। फिर इसके बाद टाइटल ओपन हुआ, नॉर्मल जो भी टाइटल है वो क्लोज हुआ, हेड क्लोज किया गया और हमने लिख दिया यहां पर डॉक्यूमेंट हेडर एंड्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट हेडर स्टार्ट है या डॉक्यूमेंट हेडर एंड है ना, ये हमारा डिस्प्ले नहीं होगा ब्राउजर पर। यही खास बात है कमेंट सेक्शन की। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट। हम लोग एक चीज जानते हैं कि HTML में जो टैग होते हैं, हेडर टैग्स जिनको हम लोग बोलते हैं, जिससे हेडलाइन हो जाती है एक तरीके से, तो वो H1 से लेकर H6 तक होते हैं हेडिंग टैग्स, है ना, H1 से लेकर H6 तक। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि HTML में जो हेडिंग टैग होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6। H1 सबसे बड़ा होता है, फिर H2, H3, H4, H5, H6 और सबसे छोटा कौन सा होता है, H6 होता है। ये आप लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा था डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। H1 के केस में करेक्ट आंसर होगा 2em। क्या होगा, 2em। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये em का मतलब क्या है। 1em में 16 पिक्सल होते हैं, है ना, याद रखिएगा 1em इज इक्वल्स टू 16 पिक्सल। तो इसका मतलब यहां पर 32 पिक्सल हो जाएंगे, है ना। तो कई बार पिक्सल के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ से आपको याद रखना है। देखिए हमने यहां पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये तो हो गया हेड 1 यानी हेडिंग के साइज की बात, है ना। दिस इज H1, दिस इज H2, H3 आप देख रहे हैं किस तरीके से शानदार, है ना, बिल्कुल छोटा होता चला गया ये। यहां पर अगर आप देखें तो हमने em को समझाने की कोशिश करी है आपके लिए कि 1em इज इक्वल टू 16 पिक्सल। इसका मतलब जो H1 होगा वो 2em का होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 32 पिक्सल हो गया। H2 1.5em का होता है जो 24 पिक्सल के बराबर है। H3 1.17em का होता है जो कि 18.72 पिक्सल के बराबर है। H4 1em का होता है जो कि 16 पिक्सल के बराबर है। H5 0.83em का होता है जो कि 13.28 पिक्सल के बराबर है। और H6 आपका 0.67em का होता है जो कि 10.72 पिक्सल के बराबर है। तो आपको सिर्फ ये याद, EMS को याद कर लीजिएगा और साथ में ये याद रखिएगा कि 1em में 16 पिक्सल होते हैं, बाकी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत होशियार हैं आप लोग, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो अपने टैलेंट को भी पहचानना चाहिए, है ना। आसान थोड़ी ना है पूरी कंप्यूटर को समझना, साथ ही साथ GA और GK को याद रखना, है ना। लेकिन आपके अंदर ये कैलिबर है कि आप बहुत अच्छे से पेपर को तैयार करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए हमें 3 लैंग्वेजेस का आना जरूरी है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, राइट। CSS की फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। यानी अगर हम स्टाइल देना चाहते हैं, बेहतर लुक एंड फील देना चाहते हैं वेबसाइट को, तो वो CSS की मदद से दिया जा सकता है। तो फुल फॉर्म क्या होगी, बिल्कुल सही, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बताइएगा जरूर, है ना, गूगल की मदद नहीं लीजिएगा, खुद बताइएगा। यहां पर HTML के पापा यानी फाउंडर का नाम, CSS के फाउंडर का नाम और जावास्क्रिप्ट के फाउंडर का नाम, है ना। ये 3 तो मालूम होने ही चाहिए। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की पापा यानी फाउंडर कौन है। नेक्स्ट, हाउ विल यू सिलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में एक शेप को बाहरी यानी आउटलाइन रंगों को किस प्रकार चयन करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर, बाय होल्डिंग द शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, while सिलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द पैलेट, और फिर पैलेट में जाकर कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। यही होता है करेक्ट वे। तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट वे। नेक्स्ट, विच यूटिलिटी इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू क्रिएट डिस्क पार्टीशनिंग, रीसाइज पार्टीशंस एंड फॉर्मेट पार्टीशंस ऑन स्टोरेज ड्राइव। कह रहा है ऐसे कौन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाते हैं या जिसके थ्रू हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल कर पाते हैं।
तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन सा कमांड है इनफैक्ट जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं डिस्क पार्टीशंस, हार्ड डिस्क में पार्टीशन, रीसाइज कर सकते हैं पार्टीशंस, या फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी पार्टीशन को। बहुत आसान है। डीफ्रैग, डिस्क पार्ट, स्कैन डिस्क या डीडी। डीफ्रैग तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके थ्रू हम डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं, जहां पर यूज्ड फाइल्स को एक तरफ और अनयूज्ड फाइल्स को एक तरफ करते हैं। डिस्क पार्ट, ये बिल्कुल सही है, इसका यूज होता है डिस्क पार्टीशनिंग में। स्कैन डिस्क का यूज करते हैं डिस्क को स्कैन करने के लिए। तो बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या करना होगा अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, विंडोज के साथ आर प्रेस करिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखिएगा, डिस्क पार्ट लिखिएगा, सीएमडी लिखिएगा विंडोज आर ओपन करके, है ना। तो सीएमडी लिखने पर क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन जैसे ही प्रवेश करे कंप्यूटर पर, आपको तुरंत लिख देना है डिस्क पार्ट। जैसे ही आप डिस्क पार्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे, फिर आपसे पूछेगा क्या करना है, तो आप लिस्ट डिस्क लिख दीजिएगा। तो जितनी भी डिस्क की लिस्ट्स हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। फिर सिलेक्ट डिस्क, जो आपको सिलेक्ट करनी है, 0 लिख दीजिए। फिर क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी साइज, जितने का आपको पार्टीशन बनाना है वो आप मेंशन कर दीजिए। फिर असाइन लेटर, अब आप उस डिस्क को क्या नाम देना चाहते हैं, उस पार्टिकुलर, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, है ना, क्या नाम देना चाहते हैं, तो आपने यहां पर असाइन लेटर किया। यहां पर जैसे सपोज हमने एच कर दिया। फिर उसके बाद फॉर्मेट एफ जो होगा वो क्या होगा, आपका एनटीएफएस होगा, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, आप फॉर्मेट कर दीजिए। और फिर क्या होगा, फाइनली आपकी जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी डिस्क पार्टीशन जो आप लोग करना चाह रहे थे, है ना, वो बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डिस्क को पार्टीशन करने का, जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप वे में बता दिया है। समझ में आया ये? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, विच टूल बार इन MS Word 2013 by default contains 3 command, save, undo and redo। MS Word 2013 में बाय डिफॉल्ट कौन से टूल बार में 3 कमांड होते हैं, सेव, अंडू और रीडू, फॉर्मेट, क्विक एक्सेस, कस्टम या स्टैंडर्ड। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम लोग जानते हैं ये तीनों ही कमांड देखे जाते हैं। इसके साथ में कई और कमांड्स भी होते हैं, दैट इज अवेलेबल इन दी क्विक एक्सेस टूल बार, है ना, जिसकी हमने इमेज में आपको हाईलाइट करके भी दिखाया है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट, विच इज द शॉर्टकट की टू रीडू दी अनडन चेंजेस इन MS Word। MS Word में नहीं हुए परिवर्तनों को रीडू करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं Ctrl+Y फॉर दी रीडू और Ctrl+Z फॉर दी अंडू, है ना। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो Ctrl+Y यहां पर करेक्ट आंसर होगा। Ctrl+U होता है अंडरलाइन के लिए, Ctrl+R होता है राइट अलाइन करने के लिए, और Ctrl+Y होता है रीडू के लिए, जबकि Ctrl+Z होता है अंडू के लिए। नेक्स्ट, प्रेसिंग डैश रिमूव्स कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word डॉक्यूमेंट। कह रहा है किसको प्रेस करने पर, कौन सी शॉर्टकट की को यूज करने पर रिमूव हो जाती है कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग। यानी कैरेक्टर पर फॉर्मेटिंग हमें रिमूव करनी है। किस पर रिमूव करनी है? किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर पर या सभी कैरेक्टर्स पे। अब देखो, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछा जाता है कि कैरेक्टर पर फॉर्मेटिंग को रिमूव करना, और दूसरा पूछा जाता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना। तो दोनों में आंसर आपके अलग अलग होंगे। कैरेक्टर के केस में Ctrl+Space होगा, जबकि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के केस में Ctrl+Q होगा, है ना। तो दोनों याद रखिएगा, पैराग्राफ हो Ctrl+Q रिमूव फॉर्मेटिंग, और कैरेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार। समझ में आया? तो यही यहां पर हमने लिख भी दिया है कि रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग Ctrl+Space और रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग Ctrl+Q। नेक्स्ट देखिए, AP, चिकागो एंड MLA ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है
ईमेल कंपोजिशन है, स्प्रेडशीट फॉर्मेट है, या वेबसाइट स्टाइल है। तो एपीए चिकागो वैसे इसका यूज बहुत कम किया जाता है एमएस वर्ड के केस में, लेकिन इसका यूज भी हम लोग करते हैं लिटरेचर के केस में कई बार। तो ये है क्या, ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स हैं, है ना, अलग अलग क्या है, फॉर्मेट्स हैं। तो यूज फॉर द लिटरेचर वर्क, इसका यूज हम लोग कई बार लिटरेचर वर्क के लिए करते हैं। इस पर कैसे जाएं, तो एमएस वर्ड को ओपन करिए, रेफरेंसेस टैब पर क्लिक करिए और रेफरेंसेस के बाद स्टाइल पर क्लिक करिए। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपके एपीए चिकागो और एमएलए हैं, है ना, इनके दर्शन आपको हो पाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच टैब इन एमएस वर्ड प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर टेबल ऑफ कंटेंट, कॉमा, फुटनोट एंड सिटेशंस। ये भी कुछ कुछ वही है जो अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है एमएस वर्ड में जहां पर टेबल ऑफ कंटेंट हमें मिल जाता है, फुटनोट मिल जाता है देखने को, और सिटेशंस मिल जाते हैं। कहां पर मिलते हैं, रेफरेंसेस में, फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड में, या टूल्स में। तो ये सब आपके रेफरेंसेस में होते हैं। जब आप रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई देगा, फुटनोट दिखाई देगा और सिटेशंस दिखाई देगा, है ना। तो आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज रेफरेंसेस। देखो हमने यहां पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है, आप देख सकते हैं। रेफरेंसेस पे जैसे ही क्लिक किया गया, यहां टेबल ऑफ कंटेंट है, ऐड टेक्स्ट है, अपडेट टेबल है, यानी टेबल रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, इंसर्ट फुटनोट हो गया, नेक्स्ट फुटनोट हो गया, यानी फुटनोट रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, इंसर्ट सिटेशन, स्टाइल जो अभी हम लोग ने बात की थी, एपी एंड ऑल दैट, मैनेज सोर्सेज है, बिब्लियोग्राफी है, इंसर्ट कैप्शन है ना, ये सब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेसिंग 1.5 इन एमएस वर्ड पैराग्राफ। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है ना, आप ही के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अगर 1 लाइन स्पेसिंग हो तो आंसर क्या होगा, Ctrl+1 होगा। अगर 2 हो लाइन स्पेसिंग तो Ctrl+2 होगा, और 1.5 के केस में Ctrl+5 होगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 3 केसेस में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, 1 स्पेसिंग, 2 स्पेसिंग और 1.5 लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट वन देखिएगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स या डायलॉग इन एमएस वर्ड। तो ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में जिसके थ्रू रिप्लेस जो आपका बॉक्स है वो आ जाता है, या फाइंड एंड रिप्लेस भी बोल सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस अगर सिर्फ फाइंड करना है तो Ctrl+F कर सकते हैं, लेकिन फाइंड और रिप्लेस करना है तो आप जानते हैं कंट्रोल के साथ H होगा फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। यस, अब Ctrl+K का यूज क्यों करते हैं, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, Ctrl+K का यूज करते हैं हाइपरलिंक के लिए, Ctrl+G का यूज करते हैं गोटू के लिए। वैसे गोटू का यूज हम Ctrl+H से भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फाइंड एंड रिप्लेस आएगा, है ना, उसी के जस्ट नियर अबाउट एक टैब होता है जिसमें गोटू लिखा होता है। तो कई बार गोटू के लिए भी Ctrl+H का यूज कर लेते हैं, है ना। वैसे जो परफेक्ट आंसर है गोटू के लिए वो क्या है, Ctrl+G है। Ctrl+R फॉर द राइट अलाइनमेंट। ठीक, और सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट, बताइएगा। Which of the following language is used for programming a macro in MS Excel? MS Excel की बात करें, वर्ड की बात करें या पावर पॉइंट की बात करें, मैक्रोस का यूज करते हैं रिकॉर्डिंग पर्पज से, या जो काम हम बार बार करना चाहते हैं, है ना, उसको ये क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस। और मैक्रोस को किस लैंग्वेज की मदद से बनाया गया है, VBA, VC++, पाइथन या जावास्क्रिप्ट। तो इसका आंसर अगर गलत दिया तो श्राप लगेगा, है ना, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट का VBA। ये लैंग्वेज किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की है, दैट इज VBA। और VBA की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि VBA किसकी है ना, किस कंपनी का प्रोडक्ट है या किस कंपनी की लैंग्वेज है। तो
तो आंसर है दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज विच स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, which is a software tool included with MS Word that provides synonyms for a selected word। अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड्स के सिनोनिम्स पर काम करना है, सिनोनिम्स देखने हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है ना, ये भी पता होना चाहिए, और उसे कहते क्या है ये भी पता होना चाहिए। मैक्रो, थेसोरस, ऑटो कंप्लीट या ऑटो करेक्ट? बिल्कुल सही आपने सोचा। द करेक्ट आंसर इज थेसोरस फॉर द सिनोनिम पर्पस। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? बिल्कुल, दैट इज शिफ्ट के साथ F7। सिर्फ F7 होती है किसके लिए? अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है ना, या किसी भी तरीके की कोई एरर है, तो उसके लिए हम F7 प्रेस करते हैं, राइट। लेकिन अगर थेसोरस की बात करें तो आंसर क्या होगा? दैट इज शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट देखिए, बाय यूजिंग डैश ऑप्शन व्हाइल प्रिंटिंग more than one copy of a multi-page document, the printer will print all the pages of each copy before printing the next copy। कुछ समझ में आया? डैश विकल्प के उपयोग द्वारा प्रिंटिंग के दौरान एक बहुपृष्ठीय डॉक्यूमेंट की एक से अधिक कॉपी के लिए प्रिंटर सभी पृष्ठों की प्रत्येक कॉपी अगली कॉपी प्रिंट करने से पहले प्रिंट कर देगा। देखो, समझो इस बात को। केस कुछ इस तरीके से कह रहा है, सपोज करिए कि 5 स्टूडेंट हैं, ठीक, एक टीचर है। एक टीचर को 5 स्टूडेंट्स को 6 सेट के पेजेस को देना है ना। कितने सेट के पेजेस हैं? कोई एक यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ना, वो देना है। उसमें 6 पेपर का बंडल है। अब उसको प्रिंट निकलवाना है। अब एक तरीका तो ये है कि पहले 6 निकाले है ना, फिर दोबारा से दूसरे के लिए 6 पेजेस निकालें, फिर तीसरी बार 6 निकालें, फिर बार बार है ना जितने स्टूडेंट्स को देना है उतनी बार करें। लेकिन एक तरीका यह भी है कि हम कोलैट का यूज करें। किसका यूज करें? कोलैट का। कोलैट क्या करेगा? बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के लिए 1 2 3 4 5 6 जितने पेजेस हैं उसको अरेंज कर देगा। फिर जितनी हमें कॉपीज निकालनी है ना, उसी कॉपीज को 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में अरेंज कर देगा। तो इसमें मेहनत ही नहीं लगेगी, है ना। आपको क्या करना है? सिर्फ काउंट करिए और देते जाइए। जो अरेंज हम लोग करते थे, है ना, वही हमारे बदले काम कौन कर रहा है? कोलैट है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर देखो। देखो, कोलैट कॉपीज, है ना, ये एक ऑप्शन होता है जब हम लोग प्रिंट करते हैं किसी भी फाइल को। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो होगा क्या? 1 2 3 4 5 6 एक पर्सन को जितनी कॉपीज चाहिए, कितनी चाहिए, कितने पेजेस चाहिए? 6 पेजेस। तो हमने यहां पर सेट कर दिया नंबर ऑफ कॉपीज और नंबर ऑफ पेजेस को। तो ये सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 का एक बंडल बना देगा, फिर 1 2 3 4 5 6 का एक बंडल। और अगर हम कोलैट नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा? पहले पेज को 6 बार निकालेगा, दूसरे पेज को 6 बार निकालेगा, तीसरे पेज को 6 बार निकालेगा। फिर आप क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। कुछ समझ में आया? एक बार और देखो, इससे समझो। इफ यू हैव अ डॉक्यूमेंट दैट इज 4 पेजेस, कह रहा है 4 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है, एंड यू वांट टू प्रिंट मल्टीपल कॉपीज, और उसकी कई सारी कॉपीज आपको क्या करनी है? प्रिंट करनी है। तो कोलैट क्या करेगा? 1 2 3 4 पहले पर्सन के लिए 4 निकाल दी उसने, एक साथ बंडल बना दिया, फिर 1 2 3 4 का बंडल बना दिया, फिर 1 2 3 4 का बना दिया, फिर 1 2 3 4 का बना दिया, है ना। इस तरीके से उसने ऑटोमेटिक सेट बनाते चला गया। अब बहुत आसान है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन अगर कोलैट का यूज नहीं करेंगे, है ना, तो वो क्या करेगा? देखो, फर्स्ट पेज को 4 बार निकाल दिया अगर 4 कॉपीज चाहिए तो, फिर सेकंड को 4 बार निकाल दिया, थर्ड को 4 बार निकाल दिया, फोर्थ को 4 बार निकाल दिया। अब इसमें अरेंज करने में काफी समय लगने वाला है। तो अब आप समझ गए कि कोलैट का मतलब क्या है, राइट। नेक्स्ट देखिए, entering the number 0 in a cell in Excel sheet and formatting it as date will show। कह रहा है अगर हम किसी सेल में 0 लिख देते हैं, फिर हम उसको एंटर दी नंबर 0, है ना, और फिर हमने क्या किया? उसको फॉर्मेट कर दिया एज अ डेट, कि हमें उस सेल में क्या चाहिए? डेट चाहिए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मंथ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? MM DDYY,
तो मंथ कौन सा है, जैसे जनवरी दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। इनवैलिड तो नहीं आएगा। फिर डेट क्या रखी, 0, तो यानी फिर उसके बाद क्या देगा, 0, फिर ईयर दे देगा। तो इसका मतलब जो करेक्ट सेंटेंस यहां पर बन रहा है वो क्या है, जनवरी 0 1990, यानी सी इज द करेक्ट वन। क्या ये 20 क्वेश्चंस समझ में आए? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये क्वेश्चंस और जो इनका एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है। कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करके बताइएगा कि सर यहां पर डाउट है, ये समझ में नहीं आया, है ना। हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, फिर से बताएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मेहनत से पढ़ते रहिए, जितनी मेहनत करेंगे ना रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। देखिए पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना। तो पढ़ना तो पढ़ेगा ही, ये मान के चलिए। और कंपटीशन के टाइम पर आपको दूसरे से बेहतर करना है ना। तो ये भी मन में होना चाहिए कि दूसरा पढ़ रहा होगा तो हमें और पढ़ना है, तो आपको सबसे बेस्ट करना है, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, राइट। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो हमने होमवर्क दिया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।